ओके देन योर फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है सेल्फ पर्सनालिटी में? वो तो कुछ है नहीं है ना डाउट। चलो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, द डैश सेल्फ इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स एंड एम्फसाइजेस सच एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज कोऑपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सेक्रीफाइस, सपोर्ट और शेयरिंग। कौन से शेल्फ की बात हो रही है यहाँ पे? सोशल। वाई सोशल? others mention हो गया तो और इसमें एस्पेक्ट्स प्लस कोऑपरेशन यूनिटी कॉपरेशन आ गया आपके पास में, सेक्रीफाइस आ गया, सपोर्ट आ गया, मतलब हम सोशल सेल्फ की बात कर रहे हैं आपके पास में, क्योंकि सेल्फ में तो हम सिर्फ अपने से कंसर्न रखते हैं। ओके नेक्स्ट कॉलम, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट प्रेजेंट फ्रूट्स psychosexual stages in order in which they occur? I'm sorry. हाँ 9th। सबसे पहले ओरल स्टेज आती है आपके पास में, जिसमें जैसे बच्चा मुंह में हाथ लेता है, अंगूठा चूसता है, देन इट्स एनाल, देन फालिक एंड देन लेटेंसी एंड देन जेनिटल एज आई। 10th, डिसमिसिंग एग्जाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स फ्रॉम अनकॉन्शियस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? डिप्रेशन। इट्स रिप्रेशन यार, डिसमिसिंग। अच्छा मुझे डिप्रेशन सुनाई दिया। रिप्रेशन कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, जब हम खुद जानते हैं हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है पर हम कह रहे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो सब आता है, मेरे साथ सब सही चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं। ओके सेकेंड, डैश सीक्स टू सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल्स इंस्टिंक्चुअल नीड्स इन अकॉर्डेंस विद रियलिटी, ईगो। थर्ड, enhancement of people's self concept is possible by creating an atmosphere of unconditional positive regard. Very good, unconditional positive regard. 11, Carl Jung developed theory of एनालिटिकल साइकोलॉजी। क्या थ्योरी थी ये? क्या थ्योरी थी मेरे भाई? मैंने क्या कहा था? साथ में बताना है, पर तुम मुझे किसी एक का भी बता नहीं रहे हो, क्या है क्यों है? कार्ल जंग ने आपको एक थ्योरी दी थी एनालिटिकल साइकोलॉजी की। व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? आर्केटाइप्स होते हैं, उसमें मैक्स गेम्स की बात करी थी। जल्दी बोलो। मतलब नहीं पड़ा बेटे जी, ऐसे कैसे चलेगा जी, ये बताइए मुझे। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स के बारे में किसने कहा था? किसने कहा था? जंग साहब ही तो थे जिन्होंने इसके बारे में कहा था। फ्रूड के कंसेप्ट के बाद में आपके पास में 2-3 पर्सन आए थे, जैसे जंग साहब थे, कैरन हॉस्टिंग्स थे। इन्होंने जो है वो फ्रूड के कंसेप्ट के बाद में कहा कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं आपके पास में, वो अपने एम्स पे, अपने एस्पायरेशंस पे भी उतना ही एम्फेसिस देते हैं कि भाई जितना वो सेक्स पे देते हैं या जेंडर पे देते हैं आपके पास में, या एग्रेशन पे देते हैं। बिकॉज फ्रूड ने तो टोटली हमें जो है वो कह दिया था कि भाई सब कुछ जो है वो इसी के चारों तरफ घूमता रहता है और कुछ होता ही नहीं। जंग साहब ने कहा कि नहीं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं आपके पास में, वो जितनी वैल्यू सेक्स को दे रहे हैं, जितनी वैल्यू जो है एग्रेशन को देते हैं, जितना एम्फोसाइज इन पे करते हैं, उतना ही वो अपने एम्स पे भी करते हैं और अपने एस्पायरेशंस पे भी करते हैं, जिसके लिए इन्होंने अपनी एक खुद की पर्सनालिटी थ्योरी दी थी, जिसे कहा था एनालिटिकल
साइकोलॉजी। जंग का मानना था आपके पास में दैट वी हैव अ कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस आपके पास में होती है, जो कि आपके ओरिजिनल जो आपके प्रीमॉर्डियल इमेजेस होते हैं उसको फॉर्म करती है। और ये इंडिविजुअलिटी हम किसी से एक्वायर नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअलिटी अपनी खुद की होती है। बचपन से अगर मैं जिद्दी हूं तो मैं जिद्दी हूं, मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी यही है। ये मैंने किसी से एक्वायर नहीं करी है आपके पास में, चाहे वो मिथ्स के कारण हो, ड्रीम्स के कारण हो, या मैनकाइंड के कारण हो आपके पास में, बट वो मैंने अपने खुद से एक्वायर कर रखी है, वो मैंने कहीं से ली नहीं है, मेरी खुद की है। बच्चा मेरे, अभी तो मैंने शायद इसमें पॉइंट्स के साथ सारा मेंशन किया, फिर भी नहीं कर रहा है तू लर्न। बेटा ये तो सिंपल तो पता होना ही चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट बताइए। 12th, टेंडेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट टू इंडोर्स आइटम्स इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे हम? सोशल डिजायरेबिलिटी आपके पास में, मतलब सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल हो, सोशली जो आपके पास में एक्सेप्टेबल हो। नेक्स्ट, एनहांस, ये तो हो गया एनहांसमेंट वाला का। 4th, डैश पर्सनैलिटी सीम टू पोजेस लो मोटिवेशन, are patient and feel they have a lot of time and little work. 4th, हाँ टाइप बी आपके पास में होता है। वेरी गुड, आंसर्स पता है तुझे पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, और यही तेरे मार्क्स कटने के बेटे रीजंस होते हैं, और मुझे वही एक्सप्लेनेशन चाहिए। देखो जो आप सोचते हो वो जुबान पे आता है, और जब जुबान पे आता है तभी कलम पे आता है, तो तेरी जुबान पे क्यों नहीं आता है? 5th, in dash a person defends against anxiety by adopting behaviors opposite to her his true feelings. Reaction formation. ठीक है, वेरी गुड। रिएक्शन फॉर्मेशन आपके पास में, मतलब किसी को बहुत अगर पसंद भी कर रहे हो, खुश भी हो, तब भी गुस्सा दिखाओगे। 13th, Christopher's personality is being assessed by a psychologist. Which of the following is a true about assessment of personality? पर्सनालिटी के बारे में कौन सी बात इनमें से एकदम सही, ये बताना है। इट इज एन इनफॉर्मल एफर्ट एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सनालिटी। इज इट ट्रू? कहता है ये इनफॉर्मल एफर्ट है। क्या इनफॉर्मल होता है? नहीं, ये फॉर्मल है हमारे पास में, तो पहला वाला आपके पास गलत है। नेक्स्ट कहता है आपके पास में, द गोल ऑफ असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट हिज बिहेवियर विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। His behavior with minimum error and maximum accuracy. True है, तो बताते जाओ सही है गलत है। While assessing Christopher, the psychologist tries to study what he generally does or how he behaves in a given situation. एकदम सही है आपके पास में। His assessment can also be useful for diagnosis, training, placement, counseling and other purposes. एकदम सही है आपके पास, that is option C. Next, question number 6. Archetypes can be found in, किस में मिल सकते हैं? मिथ्स में, ड्रीम्स में, आर्ट्स में, अगेन एनालिटिकल के पार्ट है आपके पास। A dash is considered as a relatively enduring attribute or quality on which one individual differs from another. Personality. Hippocrates proposed a typology of personality based on humor. ह्यूमर पे बेस था आपके पास में हिपोक्रेट्स का। वेरी गुड। और इस पेज में जो सेकेंड कॉलम में लास्ट है 14, कल्चर्स आर कैरेक्टराइज्ड एज कलेक्टिविस्टिक व्हेन, कब आप कल्चर्स को जो है वो कलेक्टिविस्ट कहेंगे? सेल्फ एंड ग्रुप हैव अ हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। Okay, next 15. Tanmay wants to assess how Gitika expresses aggression in the face of a frustrating situation with the help of a cartoon-like picture. Okay, he presents a series of situation. वो देखना चाहता है कि भैया वो अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे दिखा रही है जब कार्टून-like pictures है, और उसके लिए वो उसको जो है वो a series of pictures दे रहा है, situations दे रहा है, in which one person frustrates another.
और कॉल्स अटेंशन टू अ फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन। ताना इज लाइकली टू बी यूजिंग, कौन सी अप्रोच का वो यूज कर रहा है आपको ये बताना है। वेरी गुड, ये नाम से ही सीधा पता चल रहा है, अगर वैसे भी याद नहीं है तो। रोजनविंग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, दैट इज पीएफ स्टडी। क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा? बोलो, मुस्कुराओ मत, बोलो, क्या थी ये? फिर मैंने पता है तेन वो पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ऐसे तो जवाब नहीं देगा मेरा। तो क्या करते थे इसमें और इसका एम क्या होता था? भाई एम ऊपर ही दे रखा है, तुझे ऊपर दिए हुए को बोलने में क्या आपत्ति है? फ्रॉम एवरी आंसर यू आर नॉट गोइंग टू गिव, आई विल बी पनिशिंग यू। बता, तेरा स्कूल से पास आउट होने का टाइम आ रहा है, तू चाहता है मैं तुझे इस चीज के लिए पनिश करूं? बाबू बोलो, सही गलत जो भी बोलोगे वही आपके जो है वो आंसर्स में एक्सप्रेस होता है। आप मुझे फाइनल आंसर या एमसीक्यू वगैरह सही बता देते हो, पर जब 3 नंबर के क्वेश्चंस में एक्सप्रेस की बारी आती है वहां गलतियां करते हो, इसलिए मैं चाहती हूँ आप बोलो। ये जो पीएफ स्टडी था आपके पास में, ये रोजनविंग में हमारे पास डेवलप किया था। अगेन वही चीज थी इसका जो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वो चाहते थे इससे जो एग्रेशन आपके पास में किसी भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में उसको देखना, जिसके लिए वो पिक्चर्स का या वो एक ऐसी सीरीज ऑफ सिचुएशंस को प्रेजेंट कर देते थे कि एक फ्रस्ट्रेट हो रहा है, फिर दूसरे का रिएक्शन क्या है, तीसरा क्या रिएक्शन क्या है, इस तरह से वो करते थे। जो सब्जेक्ट था आपके पास में उसको देखना होता था और बताना होता था कि अगर मान लो ऐसा है तो वो दूसरा बंदा क्या कहेगा। जैसे तुम्हारे घर में गेस्ट आए और तुमने जो है वो उस पर चाय गिरा दी, तो गेस्ट क्या कहेगा, तो वो चीज जो है वो बतानी होती थी। तो इसमें जो रिस्पॉन्सेज थे उनका एनालिसिस किया गया और उसमें देखा गया आपके पास में जो डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन है आपके पास में वो अलग अलग आपको देखने को मिल रहा था, जिसमें इन्होंने कोशिश की थी कि भाई आपने देखना है कि फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, क्या चीज है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और जब आपको पता चल जाए क्या चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है तो उस फ्रस्ट्रेटेड पर्सन को उस चीज से हमें दूर करना है, हमें उसके सामने वो चीज लेके ही नहीं जानी। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन पे भी इसके टेस्ट को कई बार किया गया है। ओके नेक्स्ट, इवान रीच्ड the genital stage of psychosexual development, which of the following not true about this stage, इस स्टेज के बारे में इनमें से कौन सी बात सही नहीं है, आपको ये बताइए। पहला कहता है इवान हैज अटेन्ड मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इज इट करेक्ट? कहाँ है, नीचे तो जाओ। क्या कहता है, इवान हैज अटेन्ड मैच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इवान ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में मैच्योरिटी अटेन कर ली है। ना व्हाट इज जेनिटल स्टेज, बताइए एक बार मुझे, जेनिटल स्टेज क्या है? बोल भाई जल्दी बोल, फ्रूट परेशान करता है बार बार, इसको तो अच्छे से याद रखो। जेनिटल स्टेज क्या है? व्हाट्स ओरल स्टेज, बताओ ओरल स्टेज क्या है? ओरल स्टेज में वो जो इन्फेंट होता है वो उसको थंब लीडिंग से उसको प्रेशर मिलता है और फ्रूट ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कितनी स्टेज बताई थी? 5 स्टेजेस बताई थी। फ्रूड ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई थी? 5 स्टेजेस बताई थी, और इसको ही हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया ओरल स्टेज आपके पास में। भाई पहली स्टेज क्या थी आपके पास में? दिस वाज ओरल स्टेज। पहली स्टेज आपके पास में ओरल स्टेज आपके पास में। देखो ओरल स्टेज में क्या होता है आपके पास में, ये स्टेजेस किस हिसाब से बताई हैं? ये स्टेजेस उन्होंने बताई हैं कि भाई किस हिसाब, क्या चीज करके आपको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, आपको प्लेजर मिल रहा है आपको। तो उन्होंने कहा कि जो इन्फेंट है आपके पास में, छोटा बच्चा है आपके पास में, इन्फेंट मतलब हम 0 to 2 ईयर्स की बात करते हैं, जब भी इन्फेंट की बात है 0 to 2 ईयर्स की बात करें,
तो उसको मिलता है ओरल ग्रेटिफिकेशन, मतलब वो किसी चीज को अभी मुंह से बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसकी ग्रिपिंग नहीं बनी है चीजों की, वो अपने पैरों से चल के एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, तो अभी उसका क्या है, उसका सिर्फ मुंह चल रहा है। उसको भूख लगी है तो रोएगा, उसको नींद आ रही है तो रोएगा, उसको खुशी हो रही है कोई देख नहीं रहा है तो भी रोएगा वो। तो वो सब कुछ इधर मुंह से एक्सप्रेस करता है, दैट इज ओरल स्टेज, कि सिर्फ हर चीज माउथ से है। और वहीं पे जो आपके पास में ग्रेटिफिकेशन आता है आपके पास में, वो भी यहीं से जाता है उसके पास में, थ्रू फीडिंग। भाई जो जैसे उसको खिला रहे हो, वो अपने अंगूठा चूस रहा है, वो किसी को काट रहा है, बा 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 बैबलिंग कर रहा है, आवाज निकाल रहा है आपके पास में। तो शुरुआती महीनों में ये उसकी बेसिक फीलिंग्स होती हैं वर्ल्ड की तरफ। अच्छी लग रही है तब भी मुंह से बताना है, बुरी लग रही है तब भी मुंह से बताना है। कोई चीज बुरी लग रही है वो उठा के कुछ फेंक नहीं सकता उसके ऊपर, धक्का नहीं मार सकता, उतना नहीं है उसके पास में। हाँ, किसी के पास नहीं जाना, दूध पिया उल्टी कर दी उसी पे, वो भी वो मुंह से ही करेगा, उसके पास सब कुछ क्या है, ओरल स्टेज चल रहा है आपके पास में। तो फ्रूट का मानना था आपके पास में कि अगर ओरल स्टेज पे जो डेवलपमेंट होता है वो किसी का अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो हम देखेंगे कि जब वो अडल्ट हो जाता है तो वो इसमें जो है वो कोई अच्छा एक्सपीरियंस गेन नहीं करने के कारण वो एक बिटर प्लेस एक्वायर करता है, वो खुश नहीं रहेगा उस चीज के कारण। वहीं पे हमारे पास एनाल स्टेज था, उसमें कहते हैं कि बच्चा जो है वो कुछ चीजों की डिमांड, सोसाइटी की तरफ जो डिमांड होती है उन चीजों की डिमांड जो है वो एनाल स्टेज पे, एनाल प्रोसेस से ही करता है आपके पास में। ज्यादातर बच्चे जो इस एज में होते हैं आपके पास में, उनमें एक्सपीरियंस किया गया कि उनको जो है वो बॉल एक्टिविटीज में जो है वो मजा आता है आपके पास में। जैसे बार बार वॉशरूम की तरफ जाना आपके पास में, उनको उस चीज में जो है वो अच्छा लगता है। और वो कई सारी ऐसी एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे जिससे कि उनकी इड और ईगो के बीच में एक कन्फ्लिक्ट सा राइज हो जाता है। तो जब ऐसी कोई डिजायर्स फुलफिल नहीं होती है बच्चे के बचपन में, तो हम देखते हैं कि जब अडल्ट होते हैं वो, तो वो बड़े कंट्रोल्ड बिहेवियर वाले पर्सन बन जाते हैं। नेक्स्ट आती है आपके पास फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जेनिटल्स पे फोकस करती है। ये होता है एट द एज ऑफ 4 और 5, 4 या 5 साल की उम्र के आसपास। जो बच्चे हैं वो मेल और फीमेल में फर्क करना समझ जाते हैं, उससे पहले फर्क नहीं समझते हैं, पर वो जब 4-5 साल के होते हैं तो वो मेल फीमेल में जो है वो फर्क करना समझ जाते हैं। तो जो मेल चाइल्ड है आपके पास में, वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को महसूस करता है, मतलब वो मम्मी की तरफ ज्यादा लगाव पैदा करेगा, उसको मम्मी जो है वो उसको मम्मी जो है वो ज्यादा पसंद आएंगी अपने पापा से, और पापा की तरफ थोड़ा सा हॉस्टाइल होने लग जाएगा, पापा की तरफ नहीं जाना। या अगर कोई चीज शेयरिंग की बारी आई तो वो मम्मी के साथ शेयर करेगा, वो पापा के साथ शेयर नहीं करेगा। ये चीजें हमें उसमें देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे उसको पापा जो है वो एक थोड़ा सा राक्षस वाला फिगर लगता है, उसको लगता है भाई पापा मुझे पनिश करेंगे, अगर मैंने दूध गिरा दिया पापा मुझे पनिश करेंगे, मम्मा मुझे पैम्पर करेंगी, तो इसलिए उसको एक पनिशमेंट वाला फिगर दिखता है। वहीं पे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आपके पास में डेवलप हो जाता है, जो कि डिफरेंट होता है हमारे पास में, मतलब वो अपने फादर की तरफ लव जो है वो शोकेस करने लगती है, इसीलिए कहते हैं पापा की परियां, कि वो उनकी तरफ ज्यादा अफेक्शन जो है वो शो करती हैं। तो ऑडिपल, ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है आपके पास में, ये हमें सेम सेक्स ऑफ पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, या हम कह सकते हैं कि जो बॉयज हैं आपके पास में वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को जो है वो मदर्स की तरफ रखते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को फादर्स की तरफ रखते हैं, मतलब वो उनको आइडलाइज करते हैं। एक लड़का जो है वो अडल्ट होने के बाद में वो चाहेगा कि भाई मेरी बीवी मेरी माँ जैसी हो, लड़की चाहेगी मेरा पति जो है वो मेरे पिता जैसा हो। तो एक तरह से आइडलाइज करने वाली बात हो जाती है कि वो सेम आइडेंटिटी को ढूंढने लग जाते हैं। फिर आती है आपके पास में लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज लास्ट है आपके पास में, नहीं मतलब अपीयरेंस वाइज लास्ट है, इसके बाद तो एक और भी आएगी आपके पास। तो लेटेंसी क्या होती है आपके पास, लगभग 7 साल की उम्र में से लेके जब तक वो प्यूबर्टी अटेंड कर रहे हैं, लाइक 12 से 14 साल तक के आपके पास में लेटेंसी स्टेज रहेगी। इस पीरियड में जो बच्चा है वो फिजिकली ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है,
फिजिकली ग्रो कर रहा है। तो लेटेंसी में क्या है कि फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ बहुत हाइप पे, बट जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इमोशंस टू दैट जोन आर लेटेंसी स्टेज पे सो रहे होते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं। देन आती है योर जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जो होती है, इसमें पर्सन जो है वो साइकोसेक्सुअल मेच्योरिटी अटेन कर चुका है, मतलब उसका सेक्सुअलिटी, रिप्रेस जो फीलिंग सारी जो उसने कभी दबाई हैं, कभी कोई चीज का इंटरेस्ट उसको हुआ और फिर उसने कहा नहीं नहीं ये करना सही नहीं है, उसने छोड़ दिया, ऐसी जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं आपके पास में, ये सारी की सारी फीलिंग्स जो है वो एकदम उमड़ उमड़ के आ रही होती हैं, क्योंकि वो सेक्सुअली मेच्योर हो चुका होता है। तो अपोजिट सेक्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना, कैसे मैं किसी दूसरे लड़के या दूसरी लड़की को जो है वो बात करूं, इंटरेक्ट करूं, इन्फ्लुएंस करूं, ऐसी चीजें जो है वो उसके डेवलप होने लगती हैं। अगर एक चाइल्ड, एक बच्चा जो है वो इन स्टेजेस को सही तरीके से पास नहीं कर पाता है, तो ऐसे में जो बच्चा है वो हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करेगा, एक रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर जो है वो अपने पास में डेवलप कर लेता है। मतलब जैसे सेम सेक्स के पेरेंट के साथ में रहने में कंफर्टेबल नहीं फील करेगा, उसको वहां पे उनके साथ कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होगी, वो अनईजी फील करेगा आपके पास में, और कई सारी लाइफ सिचुएशंस में वो फेलियर को महसूस करता है। अब बताओ इसका आंसर कौन सा वाला कर रहे थे वैसे? 16th इवान वाला ना? Ivan reached the genital stage of psychosexual development, which of the following is not true? Not true बता रहा है। Ivan has attained maturity in psychosexual development. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में मेच्योरिटी अटेन हो गई है, ठीक है, हो गई है। दूसरा या तीसरा पेज है ना, उसमें पढ़ना जरा, मैंने नोट्स दिए, और पढ़ के बताओ मुझे लाइन टू लाइन। During this stage, the person attains maturity in psychological development. The sexuality, fear, and repressed feeling of earlier stages are once again exhibited. People learn to deal with members of the opposite sex in a socially and sexually mature way. अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नॉट ट्रू। अच्छा, तू मुझे इसके हिसाब से आंसर नहीं दे रहा है, तो मुझे कॉमन उसमें आना है, मैं इसके लिए आंसर सोचूं। मैंने कहा यार कैसे इसको वन को टिक कर रहा है। ओके, हाँ, तो मतलब आपके पास में ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें गलत बतानी है, ठीक है। तो पहले वाले का हो गया आपके पास, पहली ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम अबाउट 7 years अंटिल प्यूबर्टी। कौन सी स्टेज की बात हो रही है? लेटेंसी की बात हो रही है। अभी हमने किया था आपके पास में कि भाई ये 7 years से प्यूबर्टी तक, लाइक 12-14 साल तक रहेगी आपके पास में, तो ये गलत स्टेटमेंट है एक तो इसके बारे में। नेक्स्ट, फिजिकल ग्रोथ कंटिन्यूस एंड मच ऑफ इवान्स एनर्जी इज चैनलाइज्ड इनटू सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। ये भी फॉल्स है। कौन सी स्टेज की बात है? Fourth, Ivan's sexuality, fears, repressed feelings and earlier stages are once again exhibited in this stage. True. मतलब आपके पास में 1 और 4 सही है, हमें गलत बतानी है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट 17, choose the correct options. Ankita scores high on the dimension of psychotism. This can be linked to psychopathology that represents, क्या represent करता है psychopathology? A feeling of gratitude for others. नहीं, वो तो फर्स्ट है। डी पार्ट में अच्छा, डी बोल रहे हो? Now it's D. A feeling of gratitude for others. No. A tough manner of interacting with people. Yes. A tendency to defy social conventions. Yes. Social conductive behavior.
सोशल कंडक्टिव बिहेवियर, नो। सोशल कंडक्टिव बिहेवियर खुद से बढ़ चढ़ के ऑर्गेनाइजेशंस करना, तो नो। फिफ्थ, हॉस्टिलिटी, इगोसेंट्रिसिटी, यस। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ये हुआ सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सी हुआ ना। फर्स्ट और सेकेंड गलत, फर्स्ट और फोर्थ गलत है ना। ओके, असर्शन का पहला, पास्ट मॉडल एक्सप्लेन्स the state of arousal is basic to any behavior as it helps in attending the stimuli. Arousal and attention. Okay. Assertion is correct. Reason क्या है? An optimal level of arousal focuses our attention to the relevant aspects of problem. Too much or too little arousal would interfere with attention. Is it true or false? True. ये भी true है आपके पास में, दोनों statements true है. Now, is reason explaining assertion? नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, क्यों? पास मॉडल कहता है आपके पास में कि अराउजल बेसिक है किसी भी बिहेवियर से रिलेटेड और वो स्टिमुलाई को अटेंड करने में मदद करता है आपके पास में। कैसे? क्योंकि जब आपका अराउजल हो जाता है तो आपका पूरा जो है वो ध्यान जो है वो उस प्रॉब्लम के रिलेटेड पॉइंट पे चला जाएगा, रिलेटेड व्यू पॉइंट पे चला जाएगा और आप उसी को पूरा फोकस करेंगे। पर अगर कम होगा या ज्यादा होगा तो वो बार बार आपको जो है वो इंटरफेयर करेगा, कंसंट्रेट नहीं करने देगा। तो पूरा तरीके से तो एक्सप्लेन कर ही रहा है। इट्स ए, करेक्टली एक्सप्लेन्स। सेकेंड assertion, in psychological terms personality refers to the physical or external appearance of an individual. For example, when we find someone good looking we often assume that the person also has a charming personality. हाँ भाई, is it correct? कह रहे हैं मैं तो जनरल सेंस में बोल रहा हूँ, सही है भाई, गलत है। हम साइकोलॉजिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं, तभी तो मैंने बोला बेटा तू जनरल सेंस में बोल रहा है। असर्शन की पहली लाइन पर इन साइकोलॉजिकल टर्म्स, राइट? तो हम अपने जनरल सेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तूने जैसे ही बोला मैंने क्या बोला, हम तो जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। तो असर्शन इज फॉल्स। एक ही होता है अपना ऑप्शन डी, रीजन को पढ़ने की फायदा ही नहीं है। ओके नेक्स्ट 18th का देखो, संजना लव्स टू हैव बर्गर्स एवरी डे। Being aware of its ill effects on her body, she promised herself that she would buy a book of her choice if she managed to restrain herself from eating burgers for a month. This is an example of, ये किसका example है? Self reinforcement. Very good. Next assertion, a strong sense of self-efficacy allows people to select, influence and construct the circumstances of their own life. Is it true? Absolutely correct. People's expectations of mastery or achievement and their convictions about their own effectiveness determine the types of behavior they engage in. Absolutely. Reason explaining है? रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके पास में, जस्टिफाई कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट assertion, a person who has strong aggressive tendencies में कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? कौन सा छूटा है? उसका केस स्टडी वाले का 19। हाँ, the school counselor told Simran that people are happiest and perform their best when their personal traits and characteristics match their occupation. Absolutely correct बात कर रहे हैं। To assess this, she has to go through a psychological test. Her counselor is most likely to use. Oh my God, I'm so sorry. हाँ, कौन सा टेस्ट यूज करेगा बेटा? क्या ये वाला? क्यों? 16 PF टेस्ट यूज करेंगे। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर आपके पास में यूज करेंगे कि उसका जो पर्सनालिटी के फैक्टर्स हैं आपके पास में, विच वो कौन से ऑक्यूपेशन को सबसे ज्यादा जो है वो सूट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, मैच करते हैं। सो वी विल यूज 16 PF। नेक्स्ट, हाँ ये सेशन फोर्थ,
A person who has strong aggressive tendencies may see other people as being excessively aggressive towards him or her. Absolutely. People adopt an ego defense mechanism called projection in which they attribute their own traits to the others. True. Explain. पूरा justify कर रहा है. Option A is the correct answer. Assertion. Behavioral ratings suffer from major limitations like acquiescence. गलत है, एकदम गलत है. आपके पास होना क्या चाहिए था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ऑप्शन डी. ओके, नेक्स्ट. फिलअप्स. Ability to organize and monitor our own behavior refers to self regulation. बहुत बढ़िया. Self regulation. Next type dash personality is more prone to depression. D personality more prone होती है. Tendency to place individuals in the extreme position is called response bias. Next. Dash takes a person back to an early age. Regression. Regression. Next. The situational perspective views human behavior as mostly a result of situational perspective यार. Trait factors. सिचुएशनल पर्सपेक्टिव में अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो हम ह्यूमन के ट्रेट्स को मानते हैं. नेक्स्ट. 6. D personality is characterized by proneness to depression. ओके. इसके बाद क्या है? Sobita did not get admission in college of her choice. She told her friends that she never really wanted to go there. She is using a defense mechanism called reaction formation. दुख है पर खुशी दिखा रही है कि मैं तो जाना ही नहीं चाह रही थी. Gaurav, a student of class 4, says that I am always chosen for the football team in our school. This reveals his very good self-esteem. Next, a class teacher asked his student to indicate the extent to which statements such as I am good at home or I am the one usually chosen for the games, I am highly liked by my peers are true of her/him. The student reported these statements are true in case his again self-esteem बहुत high है उसकी. Self-esteem. Next, Shalini saw Amit for the first time. She find him good looking. Considering the good looks Amit, Shalini concluded that Amit also has a charming personality. In this case, the notion of personality is based on किस पे based है? It's superficial impression. जो बाहरी होता है superficial impression कहते हैं, क्योंकि वो बाहरी सुंदरता देख रहे हैं, गुड लुकिंग है और उस गुड लुक्स के हिसाब से उसको जस्टिस दे रही है, तो इट्स सुपरफिशियल. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स. फर्स्ट, एट्रीब्यूटिंग one's traits to others is known as rationalization. ट्रू. रैशनलाइजेशन यही तो होता है आपके पास में, अपनी जो है सोच उसको दूसरे पे थोपना. मतलब सोच, यहाँ सोच नहीं, हम ट्रेट की बात कर रहे हैं, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास में. जब आप थॉट प्रोसेस के आएंगे, थिंक के आएंगे, तब वो उसमें चला जाएगा प्रोजेक्शन. यहाँ हम रैशनलाइजेशन है कि भाई मैंने अपनी जो मेरा जो एक ट्रेट है उसके हिसाब से मैंने सोचा कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, तो मैं चाहूंगी दूसरा भी यही करे वो चीज. An interview is a face-to-face interaction between two or more persons to obtain information. True. The conscious ego does not operate according to reality principle. False. The method of behavioral analysis is often used in obtaining peer assessment. फिर behavioral analysis का यूज कहाँ करते हैं हम? कहाँ यूज करते हैं behavioral analysis को फिर हम?
मैंने वो सोचा कि पीयर असेसमेंट बोलती है नॉमिनेशन में। कैसे नॉमिनेशन? The method of behavioral analysis is often used in obtaining peer assessment आपके पास में, ठीक है। peer assessment में हम nomination भी करते हैं आपके पास में, वो long term interaction पे based जो होती हैं आपके पास में। तो मुझे बताओ nomination behavior analysis का एक पार्ट है या नहीं है? इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, नॉमिनेशन है, जो रेटिंग है, ये सारे के सारे क्या है? ये बिहेवियरल एनालिसिस के तो पार्ट है। ट्रू। Value judgment of a person about himself, herself is called self-esteem. Is it correct? Very good. बहुत बढ़िया। अब मुझे बता, अब तक कितने गलत? Not bad, पर ये ओपन बुक किया फिर भी गलत, इसलिए बैड। ओके, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। MMPI इन्वेंट्री क्या है? व्हाट्स MMPI इन्वेंट्री? A matches to, ठीक है। MMPI इन्वेंट्री आपके पास में क्या है? अरे यार कर्सर मेरे, हाथवे एंड मिसानले, टैट, मॉर्गन एंड मूरे, 5 फैक्टर मॉडल, पॉल कॉस्टा रॉबर्ट ने दिया था। एनालिटिकल साइकोलॉजी कार्ल जंग अभी किया था, ये तो तुझे याद हो जाने चाहिए अभी अभी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, टाइप अप्रोच, फ्रेडमैन एंड रोजनमैन। ट्रेट अप्रोच, Alport सामने दीजिए। ट्रेट अप्रोच एंड साइकोडायनेमिक इज सिगमंड फ्रॉइड। सो इट्स 1 3 2 1, ठीक है, ऑप्शन डी। ओके बताइए, व्हाट इज सेल्फ? Self refers to totality of individual's experience or behavior with regard to herself or Very good. Self refers to the totality of an individual's conscious experience. कैसे एक्सपीरियंस? कॉन्शियस एक्सपीरियंस आपके पास में। आइडियाज, पेंसिल नहीं है उधर, एक गिरी हुई है, उठा लो किसकी है, या उधर चेयर पे भी होगी। इधर टेक रेड पेन, यार रेड पेन से मार्क कर ले, या तो मैं नहीं बताऊंगी, मैंने नहीं किया, किसी ने तो अपने से मार्क कर रहा है। टोटलिटी क्या है आपके पास में? इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कैसे एक्सपीरियंस? कॉन्शियसली जो किए जा रहे हैं भाई आपके पास, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। किसके रिगार्डिंग? अपने खुद के, तो विद रिगार्ड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। एक वर्ड मिसिंग है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज पर्सनल आइडेंटिटी? पर्सनल आइडेंटिटी क्या है आपके पास में? personal identity refers to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. Emphasis is on aspects like personal freedom, personal responsibility. लिखा क्या है? एग्जैक्ट पढ़ के बताओ। That is personal. यही लिखा है। देखो, पर्सनल आइडेंटिटी क्या है आपके पास में? पर्सनल जो बात बोली आपने वो ठीक है, पर उससे पहले आपको बताना पड़ेगा भाई पर्सनल आइडेंटिटी क्या है आपके पास, इसमें क्या इंक्लूड आता है इसमें। तो पर्सनल आइडेंटिटी, व्हेन समवन इज आस्किंग अबाउट माय पर्सनल आइडेंटिटी, सबसे पहले मेरा नाम, मेरी पहचान, है ना। जो वो पर्सनल आईडी कार्ड होता है उसमें क्या होता है आपके पास में? आप खुद के बारे में बता रहे हो, मेरा नाम, मेरी क्वालिटी, मेरी क्वालिफिकेशन आपके पास में। तो मतलब वो सारे एट्रीब्यूट्स, ऑल दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर,
मेरा नाम मेरी पहचान है, तो वो किसी दूसरे का हो नहीं सकता, और अगर है भी तो वो उसकी पहचान है। मेरे और उसके बीच में डिफरेंस है कि भाई मैं ये फलाना हूँ, वो फलाना है। समझ में आ रही है बात? तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिज हिम और हर डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो उसको दूसरे से जो है वो अलग बताते हैं आपके पास में। कैसे? व्हेन ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ बाय सेइंग हिज नेम। कैसे अलग बनाते हैं? व्हेन ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ बाय सेइंग हिज नेम, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, beliefs, कैपेबिलिटीज एटसेट्रा। जब आप बता रहे हो, आप अपना डिस्क्लोज कर रहे हो, दैट मीन्स आप पर्सनल अपनी उस चीज को बता रहे हो। ठीक है? सोशल आइडेंटिटी तूने टेस्ट में 2 बार गलत डेफिनेशन लिखी है। एग्जैक्ट डेफिनेशन है तुम्हारे पास, इट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन दैट लिंक हिम और हिमसेल्फ टू द सोशल और कल्चर। डायरेक्टली आप उसको सोसाइटी के साथ कर देते हो। भाई आपको वो बताने हैं, वो फैक्टर्स, वो एस्पेक्ट्स जो उसको सोसाइटी के साथ लिंक करते हैं। वो सोसाइटी नहीं बना, पर वो सोसाइटी से जुड़ गया, लिंक। समझ में आ रही है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 बताइए। आई मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग का 3 बताओ। फर्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज पीपल ट्राइंग टू एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेड्स टू अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट। डिनायल इज first a person's totality refusing to accept reality. Reaction formation, Second. A person defends against anxiety by adopting behavior. Okay. Fourth, rationalization. A person tries to make unreasonable feelings or behavior seem reasonable or acceptance आपके पास में। मतलब तो रैशनलाइजेशन में क्या हुआ आपके पास में, जहाँ पे अपने आप अपने उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई ये मेरे लिए सही तो तुम्हारे लिए भी सही होना चाहिए। लाइक अगर मैं खाना खा रही हूँ, उंगलियों को चाटते हुए चप 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 करते हुए, तो हाँ भाई तुम्हारे लिए भी सही होना चाहिए, तुम ऑब्जेक्ट नहीं करोगे। वो चीज हुई ना, वही तो बोली मैंने तुम्हें कि जो मेरे लिए सही है, आप चाहे वो कितना भी अनरियलिस्टिक है, अनलॉजिकल है, पर तुम कह रहे हो कि नहीं बस सही है, सही है। मुझे केक की जगह लॉलीपॉप से बर्थडे करवाना है, आई वॉन्ट टू कट एन लॉलीपॉप फॉर माई बर्थडे, तो वो बहुत ही अनरीजनेबल है। भाई हम सोचे पागल है क्या, भाई लॉलीपॉप कौन काटता है? नहीं, मेरे को काटना है मतलब मेरे को काटना है, तो कोई रीजन नहीं है इसके पीछे कि मुझे लॉलीपॉप बहुत पसंद है या मेरी लॉलीपॉप से कोई यादें दिली जुड़ी हुई हैं। नहीं, बस मुझे करना है, इसलिए तुम लोगों ने मेरी बात मान लेनी है। मैं कह रही हूँ बाहर अंधेरा है, तो चाहे तुम्हें चांदनी भी दिख रही है, अंधेरा ही है। तो यहाँ ट्रेट नहीं है ना आपके पास में कोई। ट्रेट तो क्या है, जो जेनेटिकली आपके पास में है। ट्रेट तो वो चीज से लिंक हो गया ना, तो ये जेनेटिकली लिंक्ड नहीं है ना कि भाई मैं वैसी हूं इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा मन है इसलिए यही चीज करनी है। ठीक है? व्हाट इज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन? नहीं किया, मतलब इसका देना चाहिए था। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास? भाई ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मुआयना करना, निगरानी करना आपके पास में। जब नेचुरलिस्टिक बोल रहा है मतलब कैसे? नेचुरल सेटिंग्स में। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है आपके पास में? एन ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग्स, एन ऑब्जर्वेशन इन नेचुरल सेटिंग्स। ठीक है? फिर एक एग्जाम्पल दे दो कोई, जब ऐसा कोई आता है ना आपके पास में, तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे दिया करो जब हमारे पास सिचुएशनल कुछ बन गया। जैसे हाउ पीपल बिहेव व्हेन अ डिस्काउंट इज गिवन, हाउ पीपल behave, or when a free movie ticket is given, when a free movie ticket is given, in PVR,
तो भाई जो कभी मूवी देखने भी नहीं जाते वो भी कहेंगे नहीं हमें मूवी देखनी है, और जाके सबसे सुबह 5 बजे लाइन में लग जाएंगे कि भाई टिकट हमें तो मिलनी चाहिए। तो व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल और डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन, बताइए। Self control refers to learning to delay or defer the gratification of needs. It plays a key role in fulfillment of long-term needs. वेरी गुड। सेल्फ कंट्रोल आपके पास में एबिलिटी है, इट इज एबिलिटी, भाई ये क्षमता है, एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल हिमसेल्फ फ्रॉम सेटिस्फाइंग हिज नीड्स, फ्रॉम सेटिस्फाइंग हिज नीड्स, कि भाई उसको जो नीड्स या फिर उसकी जो डिमांड्स है आपके पास में, उनसे वो अपने आप को रोक रहा है कि नहीं भाई मुझे नहीं खाना है। उसको केक बहुत पसंद है, पेस्ट्रीज बहुत पसंद है, और वो अपने घर पे होता है तो 4 पीस खा जाता है, पर क्योंकि वो किसी रिलेटिव के घर पे है तो वो 1 पीस खा के भी बार बार केक को देख रहा है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। दैट इज सेल्फ कंट्रोल, कि मुझे नहीं खाना है आपके पास में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी गुड, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है उनको करने के लिए। जैसे जो होते हैं ना आजकल ये वजन कम करने वाले, कि भाई मेरे को बहुत क्रेविंग है शुगर की, बट मैं क्योंकि डाइटिंग पे हूँ तो मैं शुगर को बिल्कुल भी इनटेक नहीं करूंगी। हाँ जलेबी रबड़ी है, ठंड का सीजन है, गाजर का हलवा है, नहीं खाऊंगी, मेरे में नहीं है भाई। मैं कहती हूँ चाहे बाढ़ में। विच काइंड ऑफ पीपल आर हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, किस तरह के लोग होते हैं आपके पास में जो हाईली सेल्फ मॉनिटरिंग होते हैं, बोलो। Self-regulation or monitoring refers to our ability to organize and monitor our own behavior. People who are able to change their behavior according to the demands of the external environment are high. वेरी गुड। चेंज देयर बिहेवियर, भाई वो लोग इसमें ज्यादा आते हैं आपके पास में, वो लोग जो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहरी इन्वायरमेंट जो मांग रहा है आपके पास में, उस हिसाब से जो अपने आप को बदल लेते हैं, वो आपके पास में सेल्फ मॉनिटरिंग होते हैं। जैसे कि जो कोई फॉरेनर आए और उन्होंने इंडिया में लैंड होते ही देखा, वो किसी गांव में जाना है उन्होंने, और उन्होंने देखा भाई यहाँ पे तो सब जो है वो साड़ी वगैरह पहन रहे हैं, यहाँ पे वन पीस अच्छा नहीं माना जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो खुद ही साड़ी या जो भी घाघरा वहाँ का स्टाइल है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। वो कहीं किसी के साथ में खाने के लिए बैठे और सब जो है वो हाथ से खाना खा रहे हैं, तो वो खुद अपना फॉर्क और नाइफ साइड रखेंगे एंड हाथ से खा लेंगे। सेल्फ मॉनिटरिंग। Define the term reaction formation. Reaction formation is when person defends against anxiety by adopting behaviors opposite to what By adopting? By adopting behaviors opposite to his or her. Very good. Opposite behavior आपके पास में। रिएक्शन फॉर्मेशन एक मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन क्या करता है, डिफेंड कर रहा है अपने आप को किसी भी एग्जाइटी के अगेंस्ट अपने बिहेवियर को बदल के। जो भी उसकी ट्रू फीलिंग्स है उसके हिसाब से वो अपने बिहेवियर को जो है वो बदल लेता है और अपना रिएक्शन दिखाता है। जैसे स्पेशली इसमें आते हैं तुम्हारे जो फादर्स होते हैं, द टिपिकल फादर्स, दे आर वेरी प्राउड दैट उनका बच्चा 90% लेके आया है, बट स्टिल वो उससे गुस्सा होकर दिखाएंगे भाई 95 क्यों नहीं लेके आया। 95 ले आएगा तब भी गुस्सा आएंगे कि तू 100 क्यों नहीं लेके आया। तो अंदर ही अंदर खुश बहुत हैं कि हाँ मेरा बच्चा इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, बट वो चाहते हैं कि आप और करो, तो वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। दैट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। व्हाट इज द मेजर डेवलपमेंट अचीवमेंट ऑफ फैलिक स्टेज? फैलिक स्टेज के आपके पास में सबसे मेजर डेवलपमेंट क्या है? The major development and achievement of the stage is the resolution of Oedipus complex. This takes place by accepting father's relationship with his mother, modeling his own behavior after. सिर्फ एक ही फादर? दोनों बताने पड़ेंगे ना बेटा, जेंडर के हिसाब से बताने पड़ेंगे आपके पास में। आपको यहाँ पे मेल चाइल्ड का एक्सपीरियंस अलग बताना पड़ेगा एंड फीमेल चाइल्ड का आपको जो है वो अलग बताना पड़ेगा।
हम अलग बताना पड़ेगा। दैट एट दिस स्टेज द मेल चाइल्ड एक्सपीरियंसेस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। आप बताइए कि मेल चाइल्ड जो है वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस करता है आपके पास। दैट इज लव फॉर मदर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर। मदर के साथ अफेक्शन है बट फादर के साथ में हॉस्टाइल नेचर है। क्यों? बिकॉज ही फियर्स दैट हिज फादर विल बी गिविंग हिम पनिशमेंट्स। तो इस चीज के लिए वो मम्मा के पास रहना पसंद करता है। वहीं पे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स जो है वो आपके पास में अगेन ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ही करते हैं, पर इसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं गर्ल्स के केस में। तो इसमें वो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न लेते हैं आपके पास में। क्यों? क्योंकि वो लव फॉर फादर हो जाता है आपके पास में, कि वो अपनी बातें फादर से शेयर करेंगे, चाहे गलती भी है कि उन्हें पता है पापा बचा लेंगे और मम्मी कुटाई कर देंगी, और ऊपर वाले में उल्टा होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। यही चीज बतानी है आपने कि फैलिक स्टेज में क्या होता है हमारे पास में। मेल चाइल्ड को ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि वो लव फॉर फादर मदर एंड हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स फादर डेवलप कर लेता है। क्यों करता है ये भी बताओ, क्यों? आपने इसमें ऑडिपस भी बताना है कि ऑडिपस क्या है आपके पास में, और उसमें जो फादर की तरफ मदर की तरफ जो लव डेवलप हो रहा है उसका रीजन क्या है ये भी बताना है। क्योंकि उसको फादर की तरफ एक ऐसा रहता है कि भाई डांट पड़ेगी, अभी पिटाई पड़ेगी, इसलिए वो फादर की तरफ एक गब्बर वाली फीलिंग रखता है। ओके, डिफाइन नॉमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन नॉमिनेशन एज अ मेथड ऑफ असेसमेंट। Nomination is often used in obtaining peer assessment. It can be used with persons who have been in long-term interactions and who know each other very well. और करते कैसे हैं? करते कैसे हैं? वो तो उसका पार्ट है बिहेवियर का। नहीं, मैंने किया था आपके साथ ही कल क्लास के टाइम के लिए। मैंने क्या कहा था? आई गेव यू 3 ऑप्शंस एंड आई सेड चूज वन। तो नॉमिनेशन में भी सेम चीज होती है कि हर पर्सन को, वो तो मैंने टाइम के साथ किया था बट इट इज ड्यू टू पर्सन, ये पर्सन के रिस्पेक्ट में होता है आपके पास में, दैट एवरी पर्सन इज asked to have a choice from one or more persons। आपने उसके सामने कुछ लेआउट्स कर दिए, मूवी देखने जाओ किसके साथ? मम्मी के साथ, पापा के साथ, भैया के साथ, दादी के साथ। अब यार मम्मी के साथ जाऊंगा, मम्मी पूरे रास्ते सुनाती चलेंगे। पापा के साथ जाऊंगा, कोई हरकत गलत कर दी, पापा पीट देंगे। दादी पता नहीं कौन सी मूवी टिपिकल सी धर्मात्मा वाली दिखा देंगी, चल ना भाई के साथ जाता हूँ, उसको तो मैं पेल भी दूंगा और खुद भी मना लूंगा। तो ये नॉमिनेशन है आपके पास में कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप अपने इंटरेस्ट, अपनी चॉइस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप चूज कर रहे हो। मेरे को पढ़ना किसके साथ है? इसके साथ। मुझे खेलना किसके साथ है? इसके साथ। मैं काम पे किसके साथ जाऊं? उसके साथ। तो दिस इज नॉमिनेशन। क्या है ये? नॉमिनेशन आपके पास में। और साथ में ही पर्सन को स्पेसिफिक रीजन भी देना होता है। आ रही है बात समझ में? उसको अपना स्पेसिफिक रीजन भी देना है कि भाई मैंने इसको चूज किया तो मैंने क्यों चूज किया। चलिए नेक्स्ट, explain the interactional approach to personality। interactional approach to personality बतानी है। क्या होती है इंटरेक्शनल अप्रोच? किसी भी पर्सन का इंटरेक्शनल अप्रोच कहती है आपके पास में कि किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने में सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिचुएशन कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है आपके पास, क्योंकि लोग जो है वो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन काम करते हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि उनके इंटरनल पर्सनालिटी ट्रेट है। मैंने शायद जब स्टार्टिंग में कराया था तब आपको ये समझाते हुए दिया भी था कि आप घर में अपने सोफे पे जैसे ही बैठ रहे हो पैर पसार के बैठ गए आपके पास,
और वहीं कहीं बाहर गए तो आराम से डिसेंट से एकदम अलाइन होके बैठे हो, और गलती से अगर पैर आड़ा टेढ़ा भी रहा तो तुरंत से सीधा कर रहे हो आपके पास में। सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है आपके पास में कि आप किस तरह की सिचुएशन में हो। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनल पर्सनालिटी ट्रेट है आपके पास, वो कह रही है कि भाई जेंटलमैन है तू, तो जेंटलमैन की तरह बिहेव कर। घर में जेंटलमैन क्या है, पैर पसार के बैठे तो भी जेंटलमैन है, पर बाहर नहीं है आपके पास में। रीजन क्या होता है इसका? एक्सटर्नल रिवार्ड्स, थ्रेट्स। एक्सटर्नल रिवार्ड क्या है? भाई मैं गया, किसी ने, दो बंदों ने देखा, हाँ भाई ये बड़ा वेल मैनर्ड बंदा है, कितना अच्छे से बैठा हुआ है, कितना डिसेंट है, बात भी कितने धीरे धीरे बोल के कर। थ्रेट्स, अगर किसी ने मेरा इनर सेल्फ देख लिया तो कोई मेरे से बात नहीं करेगा, कोई मेरे से इंटरेक्ट नहीं करेगा, मेरी एक गलत इमेज बन जाएगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझ में आ रही बात? तो इंटरेक्शनल अप्रोच में आपको यही चीज बतानी है कि इंटरेक्शनल अप्रोच holds that situational characteristics play a very important role in determining one's behavior, because people may behave dependent or independent of internal personality trait. उसके डिपेंडेंट भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, बट external rewards and threats are available in every particular situation. मतलब ऐसा हो सकता है कि आपकी इंटरनल ट्रेट आपकी बहुत एग्रेसिव वाली है और कोई बंदा बहुत परेशान कर रहा है, पर आप बड़े काम बैठे हो, कह रहे नहीं उधर बुआ बैठी है, नहीं बुआ बैठी है, नहीं बुआ बैठी है। तो एक टाइम पे ऐसा हो सकता है वो इंटरनल ट्रेट करे, भाड़ में जाए, बुआ कौन सी रोज आती है। पर जो एक्सटर्नल ट्रेट है, अगर बुआ ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया ना पापा से पिटाई हो जाएगी। तो वो एक्सटर्नल ट्रेट आपको वो करने से रोकेगा। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। क्या चाहता है वो आंसर लिखवाऊं पूरा? 16th हो जाएगा। सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट बताइए। Self can be understood as a subject as well as an object. As a subject, the self actively engages in the process of knowing itself. As an object, the self gets observed and comes to know. ऑब्जेक्ट में क्या बताया? As an object, the self gets observed and comes to know. इसकी देख, गलत नहीं बताइए बोलूंगी, पर सही बताइए, पर ये तुझे पेपर में याद नहीं रहने वाली, ये तो तूने अभी देख के लिखी है ना? चल बिना देखे बता। Self as an actor engages in the process of knowing itself, and as an object, the सीधी सी बात है, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट क्या है आपके पास में? सेल्फ एज अ सब्जेक्ट का मतलब है हु डज समथिंग। इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया है ना। एज अ सब्जेक्ट क्या होता है? हु डज समथिंग, जो कुछ कर रहा है या कुछ किया है। जैसे एक एग्जांपल दे दो, आई एम अ लॉयर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। हु डज समथिंग, यहाँ पे आपके पास सेल्फ एज अ सब्जेक्ट है कि भाई ये मेरे द्वारा किया गया। जब हम सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं आपके पास में, तो सेल्फ एन ऑब्जेक्ट हो जाता है आपके पास में कि जिस पर कोई काम किया जाए, on which something is done. I am the one who can easily be manipulated. काम मैनिपुलेशन का है, किस पे किया जा सकता है? मुझ पे। तो I am the object here. समझ में आ रही बात? सबसे आसान चीज बता रही हूँ करने के लिए, और एग्जाम्पल दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ साइकोलॉजिकल क्वालिटीज डेवलप। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज कैसे डेवलप होती हैं? ये डेवलप होती है आपके पास में फ्रॉम डिजायर। साइकोलॉजिकल क्वालिटीज कहां से डेवलप होती हैं? डिजायर फॉर फ्रीडम, स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ। साइकोलॉजिस्ट का मानना है आपके पास में कि जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज है आपके पास, कैसी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? जैसे कि आपके पास हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, भाई मेरी क्षमता क्या है,
मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं अपनी क्षमता को जस्टिफाई कर रहा हूँ आपके पास में या नहीं। तो ये कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है फ्रॉम डिजायर ऑफ फ्रीडम, डिजायर ऑफ फ्रीडम कि भाई बाहर निकलना है। अब वो बाहर निकलना ये नहीं कि तुम्हें जेल में बंद है, समथिंग जो भी सोसाइटी में आपको लग रहा है कि भाई ये जस्टिफाइड नहीं है, या घर में ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, तो उससे बाहर निकलना है। उस फ्रीडम को पाने के लिए मेच्योरेंस लाने की कोशिश की जाती है, स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस एंड ट्रुथ। जब हम हर चीज को लॉजिकली देखने लगेंगे तो हम हर चीज के पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा कह दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई बात तो होगी ना इसके पीछे। यहाँ से आता है व्हाट इज लिबिडो। Libido refers to the instinctual life force that energizes the वेरी गुड। ये लाइन तो लिखनी, सॉरी, ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी मस्ट है आपके पास में। इंस्ट्रक्शनल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइजेस इड, इसे कहते हैं लिबिडो आपके पास में। तो एनर्जाइज करता है तो ये किससे डील करता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। दिस डील्स विद इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ primitive needs, sexual desires and aggressive impulses. Very necessary to mention. लिबिडो किस पे करता है आपके पास में? लिबिडो जो है वो आपके पास में डील करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, भाई तुरंत संतुष्टि मिलनी चाहिए आपके पास में। प्रिमिटिव नीड्स, जो बेसिक नीड्स हैं आपके पास, जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं और एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं, उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट, व्हाट इज सिचुएशनल टेस्ट? बोलो। भाई सिचुएशनल टेस्ट आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के। सिचुएशनल टेस्ट आपके पास में एक तरह के टेस्ट होते हैं हमारे पास में, जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका बिहेवियर है उसको देखते हैं। जो सबसे कॉमनली आपके पास सिचुएशन टेस्ट है दैट इज सिचुएशन स्ट्रेस टेस्ट, कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। जैसे कुछ मूवी का सीन याद आ रहा है, थप्पड़, कि ऑफिस के प्रमोशन नहीं मिलता है बंदे को, देखिए शायद तूने भी, गर्दन ला रहा है हीरो, द हीरो वाज लाइक कि उसको ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता है, पार्टी में पता चलता है उसे कि उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बल्कि ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है वो उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है, उसका अपनी बॉस से झगड़ा हो रहा होता है। अब बॉस पे तो हुक्म चल नहीं रहा, he turns and he slaps his wife in between the party. So that is stress test, how you behave in a stressful situation. Next, question number 18. Why social self is called familial or relational self? social self emerges in relation with others and emphasizes aspects of life such as cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support, or sharing. The self values family and social relationships, and so on. बस यही बताने की जरूरत है क्यों सोशल सेल्फ को पूरा डिफाइन किया है। उसको फेमिलियल या फिर रिलेशनल सेल्फ क्यों कहते हैं आपके पास में? क्योंकि सोशल सेल्फ जो है वो वैल्यू करती है फैमिली को, सोशल रिलेशनशिप्स को, इसीलिए उसको हम फेमिलियल या फिर रिलेशनल सेल्फ कहते हैं। नेक्स्ट, 19th, अ चाइल्ड वांट्स आइसक्रीम। मुझे भी चाहिए भाई, पर मुझे बहुत खांसी हो रही है। A child wants ice cream cone. How do you explain it? By using his structural elements of personality, id, ego, or superego. The head of the boy will tell him to grab the cone and eat it. Ego will tell him that if he grabs the cone without asking, he may get punished. And his super ego will make him ask his mother for the ice cream. तो सुपर ईगो जो है वो आपके पास में सारा कंसंट्रेशन रखती है मोरल पे आपके पास में। इट सारा कंसंट्रेशन रखता है आपके पास में कि भाई अपनी जरूरत को पूरा करो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। तो
आपके पास में इड कहता है कि ले पकड़ आइसक्रीम और खा ले, ईगो कहता है अभी तूने खाया ना तो उधर से मम्मी मारेंगे एक चटाक से बहुत जोर से और पनिशमेंट मिलने वाली है तुझे, और साथ में ही समझाती है कि भाई सबसे आसान तरीका है जा परमिशन ले और खा ले, पर उसमें भी उसको है कि भाई गया तो मिलेगी भी नहीं, अभी तो छुप के भी तो खा सकता हूँ, तो सोचता है चल खा लेता हूँ ना, पर वहीं पे आ जाता है आपके पास में सुपर ईगो जो हमेशा फोकस करेगा व्हाट्स मोरली करेक्ट, कि भाई कोई नहीं यार आज मना कर देगी तो कल खाने को दे देंगी, जाके पूछ और फिर खा। वेरी गुड, अब तक का सबसे सही एक्सप्लेन आंसर तेरा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट, बताओ। स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट क्या होते हैं आपके पास में, इन्हें हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट में क्या है आपके पास में, आपको सब्जेक्ट चाहिए और हम किसी तरह के एक रेटिंग स्केल को बना के हम उसमें जो है वो मेजर करते हैं आपके पास में। आप उनकी फीलिंग्स को मेजर कर सकते हो, जैसे वो होता है ना आप ये स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट में वो आ जाते हैं आपके पास, जैसे कि कस्टमर केयर वाले रिव्यू नहीं मांगते, समथिंग इन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करी तो फिर वो आपको एक स्लाइड रिव्यू देंगे मैम, एक तो यस नो वाला होता है, दूसरा होता है वो स्क्रीन पे आपके पास में स्लाइडर्स आते हैं, पहला स्लाइडर आपको फलाना कैसा लगा, आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, इतनी, ये आपके पास में होते हैं स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब जहां रेटिंग स्केल आ गया आपके पास में, क्या आ गया आपके पास में, रेटिंग स्केल आ गया हमारे पास, तो जहां हम रेटिंग स्केल का यूज कर रहे हैं वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट हो जाते हैं। इसमें एक बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ रिपोर्ट मेजर। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं, जिसमें कि इंटरव्यू जो है वो आपके पास में चाहता है कि एक इंप्रेशन क्रिएट करे एक पर्सन के बारे में, उसके बारे में सिर्फ सिंपल उसे क्वेश्चन पूछे, कैसे क्वेश्चन पूछने, किस वे में पूछने, उससे कोई मतलब नहीं है आपके पास में, इट्स जस्ट ही वांट टू डेवलप अ impression of a person by asking certain questions, develop an impression about a person by asking a number of questions। उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं किस फील्ड के लिए किस चीज के लिए कर रहा हूँ, नहीं, बस मुझे उसके बारे में एक थोड़ा सा फ्रेम लेना है, उसके एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को जानना है कि अच्छा बंदा है क्या, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, क्या पढ़ा लिखा है, क्या फील्ड है, तो कुछ भी रैंडम क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप सी पर्सनालिटी? Type C personality is prone to cancer. Individuals characterized by this personality are cooperative, unassertive, and patient. They suppress negative emotions and show compliance to authority. वेरी गुड, किसने दी थी, किसने बताया था? ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपने कहा प्रोन टू कैंसर, किसने कहा था? मॉरिस ने कहा था। मॉरिस ने हमें सजेस्ट किया था कि आपके पास टाइप सी पर्सनालिटी जो है वो प्रोन टू कैंसर होती है। वो इंडिविजुअल्स जो इस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में बिलोंग करते हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव होते हैं आपके पास में, पेशेंट होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं आपके पास में। वो हमेशा जितने भी अपने नेगेटिव इमोशंस आते हैं उनको जो है वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उनको वो हाईलाइट नहीं होने देते। गुस्सा आ रहा है उनको कि किसी ने उनका जो है वो लंच बॉक्स खा लिया, बट अरे कोई नहीं यार, तूने खा लिया मैंने खाया एक ही बात है। तो वो हमेशा अपने नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव इमोशन कह रहा है पकड़ इसको और मार इसको, सुझा दे इसका मुंह, एक एक इसका जो है वो मेरा निवाला बाहर निकल जाए। पर कहता है नहीं भाई, मैं अगर ये बोलूंगा कि तूने खा लिया तो सब मेरे को कितना अच्छा सोचेंगे। तो ये नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करेंगे, स्पेशली जिसमें आता है आपके पास में एंगर, और हमेशा कंपेलेंस टू अथॉरिटी शो करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज कैरन हॉर्नेस व्यू पॉइंट रिगार्डिंग वुमेन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रूड? हाँ जी। Karen Horney's major contribution lies in her challenge to treatment of women as inferior.
According to us, each sex has attributes to be admired by the others, and neither sex can be viewed as superior or inferior. वेरी गुड, सारी बातें बता दी हैं आपने। जो कैरन हॉर्ने थे, उन्होंने जो आपके पास में थ्योरी डेवलप की थी, वो थ्योरी जो है वो फ्राइडियन प्रिंसिपल से टोटली अलग थी। उन्होंने जो फ्राइडियन का ट्रीटमेंट था वुमेन्स की तरफ, उसको जो है वो चैलेंज किया और कहा कि भाई ये बहुत इंफीरियर है। यहाँ पे वुमेन्स को जो है वो एज एन इंफीरियर देखा जाता है उनके हिसाब से। हर एक जो आपके पास में सेक्स है वो कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स को एडमिट करता है, कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स को मानता है और दूसरे के भी उन फैक्टर्स को मानता है। उनके हिसाब से कोई सेक्स जो है वो ना ही सुपीरियर है ना ही इंफीरियर है, सब बराबर है। नेक्स्ट, मीरा हैड नो रिकलेक्शन ऑफ द बाइसाइकिल he received as a gift on his 10th birthday, but when Neeta reminded him about the same, he was able to recall it. What do you think? Why Meer had no recollection of the bicycle? क्यों उसको कोई इसका recollection नहीं था? तो आज तू मानेगा नहीं ना, कल से ना सॉक्स, शूज और ये है क्या प्लीज। आज तो सुबह पता है, एक 10th वाले के चेस्ट में बहुत तेज ठंड का पेन हो रहा था, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा मुझे इमरजेंसी में। पता चला ठंड जम गई है शरीर में, इंजेक्शन लगा अच्छा खासा। क्या चाहते हो बेटा, मजाक कर रही हूँ मैं? हायो मेरे रब्बा, कहना माना थे। नहीं, उसके 2 साल पहले भी उठा था और उसको तब भी मैं इमरजेंसी में लेके गई थी, तब भी यही बताया था। मतलब वो होता है ना, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको एकदम माँ से चिपटा के रखते हैं क्योंकि गर्माहट मिले उसको, बिकॉज वॉर्म के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बाहर निकलता है तो टेम्परेचर वेरिएंट होता है। तो बस उस वक्त वो दाई माँ वगैरह में कहीं पैदा हुआ होगा, तो वो उस वक्त हुआ नहीं, तो उसके शरीर में वो ठंड जमी हुई है। तो जब वो ऐसे ठंडी में ध्यान नहीं रखता तब उसको बहुत तेज वो पेन उठ जाता है। तो आज भी पढ़ाते पढ़ाते अचानक से उठ गया था उसको। और आर्मी वाले के बच्चे हैं, साउथ इंडियन मम्मा है, शी कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो शी इज लाइक हाउ मैं क्या करूँ, मैं कुछ मत करो आंटी, मैं ले जा रही हूँ। लास्ट 2 साल पहले भी उसको मैं ही लेके गई थी, आज भी ऐसे लेके गए। सच्ची बोल रही हूँ बेटा, झूठ नहीं बोल रही। तुझे क्या लगता है मैं किसी की लाइफ के रिलेटेड ऐसे बोलूंगी? ओ माय गॉड। दारू ने पूछ लियो, नाम भी बता दिया मैंने। साउथ इंडियन से समझ गया ना अपने, उसमें साउथ इंडियन में दारू नहीं है और कुछ नहीं है, तो इसलिए बोल रही हूँ बेटा। मैं लिटरली बोल रही हूँ, तुम लोग को अभी एहसास नहीं हो रहा है, पर ये ठंड ना हड्डियों में बैठ जाता है और फिर दर्द करता है बेटा। और वो अचानक से ऐसा दर्द उठेगा ना, फिर वो भगवान ना करे कभी उल्टा हो जाए। परसों यूपी में एक 32 ईयर पर्सन, न्यूज में अगर देखा हो तो, बाइक चलाते चलाते या स्कूटर चला रहा था, पता नहीं है, बाइक के साथ में बेहोश होकर गिर गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, तड़प तड़प के मरा, और ठंड के कारण ही हुआ है। तो प्रिकॉशन लेने में क्या जा रहा है? ये जो बाल है ना, ये वापिस आ जाएंगे, ये बाल कहीं नहीं जाएंगे। एटलीस्ट बाहर तो तुम लोग जो है वो कैप लगा के आओ, और ये शूज पहन, इस लड़के को मैंने इतने साल से पढ़ रहा है, मैंने कभी इसको शूज पहने नहीं देखा। मेरे को भी शूज पहनना इज नॉट दैट कम्फी, बट फिर भी मैं बीच बीच में करती हूँ ना, मैं सैंडल पहन के रखती हूँ 90% सैंडल या स्लीपर्स, पर सॉक्स डाल के रखती हूँ ना। क्यों? इसीलिए कि बीमार नहीं होना यार। भाई ऐसा है, मरना है ना तो चलते चलते मरना है, लड़क पुड़क के ऐसे नहीं मरना कि तड़प तड़प के जो है वो पानी के गिलास के लिए भी शरीर काम नहीं कर रहा, कोई पानी पकड़ा दो, कोई पानी पकड़ा दो। तो अपने शरीर का ध्यान रखोगे तब तो अपने माँ बाप का ध्यान रखोगे। क्या चाहते हो, बुढ़ापे में जवानी का सहारा बने? नहीं, समझे ही नहीं बात को। अभी अपना सही से ध्यान व्यान नहीं रखोगे, भगवान ना करे कि कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाए कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा टेक केयर करना पड़े। आप समझ गए? मैं नहीं चाहती थी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, क्योंकि पता नहीं जिंदगी कौन से दिन के कौन से पल पे मेरी जुबान पे सरस्वती जी आके बैठी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती थी। एक लड़का था बहुत सा पुराने बैच का, अभी तो वो काफी अच्छा कर रहा है, लंदन में है, पर वो भी सुनता नहीं था बिल्कुल भी। उसको बोलती थी ये मत खा, ये तेरे शरीर को हार्म कर रहा है, तुझे पता है तुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती है, नहीं सुनता था। 2 साल ऐसी हालत हुई उसकी कि अगर करवट भी लेनी है बंदे को तो बिना सहारे करवट नहीं ले सकता।
शरीर एक मंदिर की तरह है बेटा, इसको पूजा करो और कुछ नहीं। वो माँ बाप कहते हैं ना कि बेटा अपना खाओ पियो, तंदुरुस्ती रखनी है, तुम कोई बुढ़ापे में आके हमारी मदद नहीं करेगा, हमें खुद को अपने आप को चलाना है। क्योंकि उनको पता है जैसे वो अभी अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं ना कमाने में, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में, ऐसे ही जब उनकी बुढ़ापे की एज आएगी ना, तुम लोग अपने अपने लाइन पे पड़े हुए होगे अपनी जिंदगी बनाने में, अपने बच्चों की जिंदगी बनाने में। तो वो खुद अपने शरीर को चलाने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम तुम लोग अपने का तो करो ना। और इसमें क्या करना है, कपड़े लत्ते खरीदवा नहीं रखे घर वालों ने? मुझे एक बंदा बोलो भाई जिसके घर में पेरेंट्स ने कपड़े वगैरह, जैकेट्स वगैरह, शूज सॉक्स वगैरह नहीं है। नहीं है फिर भाई गर्मी में जैसे भी तुम आते थे आधी टी शर्ट के आधे निक्कर में, कभी किसी को कुछ नहीं कहती, जैसे आना है बेटा वैसे आओ। भी सर्दी है ना, ये तो नुकसानदायक है ना। मरना है तो खा पी के मरो, ओढ़ पहन के मरो, लटक लटक के क्यों मरना है? मैं कल से बता रही हूँ, अगर तू ऐसे आया ना मैं वापस भेज दूंगी। अभी तो 2-3 दिन से बहुत ही ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, फिर भी तो ऐसे ही करता है। और जब बीमार पड़ेगा तब फिर बहुत गंदा बीमार पड़ता है, फिर तेरी आंखें भी लाल, उनसे पानी टपक रहा है। मारूंगी, सही बता रही हूँ मैं, कल से अगर तू ऐसे आया ना तो बहुत मारूंगी। इसको देखते ही मेरा ये होता है भाई क्या है तू ऐसा। तो मतलब वो तरुण टी शर्ट में आ रहा था पिछले 1 महीने तक, मैं उसको चिल्ला चिल्ला के रोज भेजती थी ना पहन, क्या तेरे फिर से दर्द उठेगा, फिर से दर्द। आज सुबह ये दर्द हो रहा है, उसके लिए आज रूम हीटर निकाला, फिर मैंने रूम हीटर से कराया, पर उससे भी आराम नहीं हुआ उसको, उसको और ज्यादा हो रहा था। फिर कहा चल अब तू, और परसों खाई थी उसने आइसक्रीम, और उसको मना करा है ठंडी में तूने नहीं खानी है बेटा। मैं उसको लेके गई थी इमरजेंसी में बेस में, तब उन्होंने साफ बोल दिया था कि ऐसे बार बार उठेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ब्लॉकेज हो सकती है। तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ, चीरना पड़ना है तो कर लो भाई, कल से ऐसे नहीं चाहिए मुझे, समझ गई है? और अगर मैंने वैसे भी तुझे कहीं ऐसे घूमते घूमते देखा ना इस तरीके से, ये घर का गेटअप है, घर में ऐसे रहो, बाहर नहीं यार, हवा चल रही है। 14 जनवरी तक ठंडी पड़ती है अपनी मोस्टली, 14 जनवरी तक अपने आप को ध्यान से कवर करके रखो, 14 जनवरी के बाद में अपना ऐश मार लो। ओके, मीर वाला बता भाई, करा ही नहीं है? ओके, कहता है मीर को याद ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या कि उसको कभी 10th बर्थडे पे उसको गिफ्ट में एक बाइसाइकिल मिली थी। पर जब नीता उसको याद दिलाती है कि भाई तुझे ऐसे ऐसे जो है वो बाइसाइकिल मिली थी, उसको जो है वो सॉरी, तो वो कहता है हाँ 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 मुझे याद है। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में ये पूछ रहा है आपके पास में। तो ये क्या होता है आपके पास में, क्योंकि जो मेमोरीज आपके पास में होती है, देयर आर सर्टेन मेमोरीज और सर्टेन थिंग्स आपके पास में जो आपके प्री कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, राइट? जो भूल गए और अचानक से याद आ रही है आपके पास में, तो वो प्री कॉन्शियस माइंड में थी आपके पास में। कौन सा? प्री कॉन्शियस मेमोरी है आपके पास में, प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें वो मेंटल एक्टिविटीज आती हैं आपके पास में जो कि बहुत क्लोजली आपके पास में पहले कभी रही होंगी, आपके दिल के बहुत पार रही होंगी, पर अभी जो है वो साइड में जाके जो है वो सेटल डाउन हो रखे हैं, आप उनके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो। पर जब कोई क्लोजली लिंक पर्सन उनके बारे में आपको कुछ बताता है या कुछ याद दिलाता है, तो वो तुरंत आपको याद आ जाती हैं। तो वो सारे आते हैं इसमें, प्री कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट कॉलम में अभी केस स्टडी है। ओके, the instinctual energy of summer to eat ice cream cone is derived from, हे भगवान, आज तो आइसक्रीम ही खून आएगी बार बार। हाँ जी, क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल, ऑप्शन सी, सेकेंड पेज पे, या प्लेजर प्रिंसिपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय समर that if he grabs the cone without asking, ये सेम वाला ही है, बताओ क्या है?
ईगो। तूने इसी को करने के बाद वो आंसर को सही किया था। ओके, इट्स ईगो, ऑप्शन बी ईगो। एंड थर्ड सुपर ईगो। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी अमंग चिल्ड्रन अकर्स थ्रू, कौन सा? हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से देखो ना। एक ट्राइब है झारखंड में, नेमली बिरोहर। बिरोहर ट्राइब लिव्स इन नोमैडिक लाइफ, ठीक है, विच रिक्वायर्स कांस्टेंट मूवमेंट, लगातार उनको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है। तो सोसाइटी, चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज आर अलाउड इनॉर्मस फ्रीडम टू मूव इनटू फॉरेस्ट। तो ये जो उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, दे आर अलाउड। ये बिहेवियरल थोड़ी ना हुई, ये कल्चरल अप्रोच हुई ना। यहाँ पे जो भी उनकी पर्सनालिटी डेवलप्ड हो रही है आपके पास में, कि वो बचपन से जो है वो थोड़े से डिपेंडेंट हो जाते हैं आपके पास में, सोशल एक्चुअलाइजेशन डेवलप कर लेते हैं, अपना रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किस कारण से? उनका कल्चरल उसके कारण है कि ट्राइब में कहते हुए तुम खुद ही अपना करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, which of the following trait allows the child in Birohar tribe to take decisions for them? Autonomous। मतलब आप कहीं पे जा रहे हो अचानक से, और जैसे वो जंगल में घूम रहे हैं, घूमते घूमते अगर आपके पास आपको कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप वहीं से कलेक्ट कर लो। कोई अगर जैसे मान ले घूमते घूमते किसी अपने ही बड़े भाई वगैरह किसी के साथ ऐसी लड़ाई हो गई जो लॉजिकल है, जिसमें कि आपको अपने आप को डिफेंड करना ही है, तो उसमें आप उसको पिटाई भी कर सकते हो। तो दैट्स ऑटोनॉमस, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। The group's economic maintenance system plays a vital role in which of the following? Very good, cultural approach. Fourth, which statement in the above passage reflects the achievement-oriented behavior? Achievement-oriented behavior. The child socialization practices are also aimed at making children do things without the help of from elders. Achievement-oriented. इसमें अचीवमेंट क्या हुआ? ये तो सेल्फ सफिशिएंट होगा। सेल्फ सफिशिएंट में आ गया ना आपके पास में। अचीवमेंट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं कि जब वो कुछ जिसमें कुछ पा ले रहा है। पहला कहता है चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज आर अलाउड इनॉर्मस फ्रीडम टू मूव इनटू फॉरेस्ट एंड लर्न हंटिंग एंड, तो पा रहा है ना, वो एक स्किल एक्वायर कर रहा है, अचीव कर रहा है कि ही इज अचीविंग द लर्निंग हंटिंग स्किल। रुक जाओ और ऑप्शन देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए ए ऑप्शन, द बिरोर ट्राइब लिव्स नोमैडिक लाइफ विच रिक्वायर्स कांस्टेंट मूवमेंट, ये तो उनके कल्चरल पॉइंट को बता रहा है। फिर दे सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस, ये तो अपना अचीवमेंट में नहीं आएगा, उनके सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस में तो दे कैन टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स, ये ऑटोनॉमस हो गया आपके पास। सो ऑप्शन ए आएगा आपके पास, अचीवमेंट ओरिएंटेड, कि दे हैव अचीव्ड, एक्वायर्ड समथिंग ना, तो उन्होंने एक्वायर किया, कुछ अचीव कर लिया। नेक्स्ट, boy was brought to psychological clinic by his parents, treatment anxiety, okay, on the basis of above diagnosis the boy is exhibiting कौन सा? ऑडिपस। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है। नेक्स्ट, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बिकम्स एविडेंट इन कौन सी स्टेज? Phallic stage, very good. Next, the resolution of Oedipus complex takes place when the boy accepts his father's relationship with his mother. आ जाओ। ओके, आप हो, सॉक्स क्यों नहीं है? शूज जा। देख, इतनी ठंड लग रही है कि हाथ अंदर घुसा रखे हैं, पर कपड़े लत्ते ढंग से पहन के लजा दो माँ बाप को, उन्होंने तो कपड़े लत्ते बनवाए नहीं तुम्हारे लिए, तो जा। अभी नहीं, आज भेजूंगी तो कल से पहन के आओगे, रोज बोल रही हूँ।
रोल मॉडल बैठे ना यहाँ पे, जाइए बैग रख के जाइए। बीमार होने का शौक है और ये बंदा स्कूल से आके नहाता है और उसके बाद में इस हालात में आता है। ये ठंडे पानी में डुबकी लगा लो, फिर गर्म पानी से नहाओ और फिर तुम ऐसे बीमार होते फिरो। बाबा रे बताओ, जब स्कूल से पास आउट होने वाले कगार हैं तुम लोगों के, तब मुझे ये चीज तुम्हें कहनी चाहिए। भाई तुम्हें कैप नहीं लगानी ना, मफलर ले लो, कवर योर हेड व्हेन यू आर आउटसाइड, फिर उसके बाद में छोड़ आ जाओ, निकाल लो। सिर्फ बाहर जो हवा लग रही है ना वो डेंजरस है तुम्हारे लिए, और कुछ डेंजरस नहीं है, सिर्फ वही डेंजरस है। एक बार सोच रहा है अगर बीमार पड़ गया तो ये जो पूरी पढ़ाई की तैयारी हो रही है क्या होगा इसका। कितनी छुट्टियां हैं बेटा आपके एग्जाम्स में? तो क्या 5 दिन बीमार होते बिताने हैं? कब से कब है वैसे तेरे साइकिल? 24 तेरे बहुत लंबे चल रहे हैं, बाकियों के तो मेरे जल्दी खत्म हो जाएंगे। और इसका कब है साइकोलॉजी का? 5 या 7। हाँ जी, रिजोल्यूशन ऑफ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस व्हेन, पहला कहता है द बॉय एक्सेप्ट्स हिज फादर्स रिलेशनशिप विद हिज मदर। हाँ रिजोल्यूशन बोल रहा है ना, ये रिजॉल्व हो गया ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स तो वही है कि वो फादर को हेडर वाला में देखता है, तो रिजॉल्व हो गया कि हाँ भाई वो समझ लेता है कि भाई मेरे मम्मी पापा का जो है वो एक अफेक्शन वाला रिलेशन है। द बॉय मॉडल्स हिज ओन बिहेवियर आफ्टर हिज फादर। हाँ जी, अब वो मदर, रिजॉल्व होने की बात हो रही है। रिजॉल्व तो जो कंफ्लिक्ट है वो खत्म हो जाने हैं इसमें जब रिजोल्यूशन की बात हो रही है, तो बी भी करेक्ट है। द चाइल्ड आइडेंटिफाइज विद द सेम सेक्स पेरेंट्स, मतलब पहले जो वो मदर के साथ में ही सिर्फ उसका था कि हाँ भाई बस मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, अब मेरे मम्मी मेरे पापा, तो दोनों के साथ में कर रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। Which of the following is also experienced during phallic स्टेज, कहता है इनमें से कौन सा जो है वो आपके पास में जो फैलिक स्टेज पे भी जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। इलेक्ट्रा, ठीक है, वेरी गुड। तू लंच करके आया था? मैं कहा था ना कम से कम 2 तो जाते ही हैं, 1.5 घंटा हो गया पर ये पूरा नहीं हुआ है। कोई नहीं, चलो ये केस स्टडी को फिनिश कर ले। ओके नेक्स्ट, विच टू अप्रोचेस टू पर्सनालिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय पिक्चर 1A 1B? बहुत बढ़िया, कल्चरल एंड ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट, which of the following is true about the ब्रहर कम्युनिटी? ब्रहर कम्युनिटी के बारे में कौन सी सही बात है? ये दोबारा आ गया क्या? ये पेज दोबारा है? हाँ बोलो फिर। पहला कहता है इट्स ट्रू बताना है, मोस्ट ऑफ देम लिव इन नोमैडिक लाइफ व्हिच रिक्वायर्स कांस्टेंट मूवमेंट इन स्मॉल बैंड्स फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर, ठीक है ये बात तो सही है। फिर कहता है इन ब्रहर सोसाइटी चिल्ड्रन फ्रॉम एन अर्ली एज आर अलाउड इनॉर्मस फ्रीडम टू मूव इनटू फॉरेस्ट एंड लर्न हंटिंग एंड गैदरिंग स्किल्स, ये भी सही है। देयर चिल्ड्रन सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस आर आल्सो एम्ड एट मेकिंग चिल्ड्रन डिपेंडेंट, डू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडेड बाय एल्डर्स, ये तो नहीं है ना, एल्डर से प्रोवाइड थोड़ी ना करते हैं, था ऊपर उसमें पैराग्राफ में प्रोवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट है ना, तो थर्ड नहीं है। दे आर नॉट अचीवमेंट ओरिएंटेड, अचीवमेंट ओरिएंटेड तो है ही आपके पास में। तो इट्स A 1 2 and 4, ट्रू बताना है ना। 4 क्यों नहीं होगा? अच्छा सॉरी, नॉट अचीवमेंट है, हाँ हाँ, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following is not true about the approach to personality? कौन सा?
नॉट ट्रू बोल रहा है। पहला कहता है, इट एक्सप्रेसेस दैट पीपल डेवलप वेरियस पर्सनालिटी क्वालिटीज इन अटेम्प्ट टू अडैप्ट द इकोलॉजिकल कल्चरल फीचर्स। ठीक है। दूसरा कहता है, इट proposes that a group economic maintenance system plays a vital role in the origin of cultural and behavioral variations। पिक्चर वन है, पिक्चर वन है, पिक्चर वन है, वापस जाना पड़ेगा, पिक्चर वन है। कल्चरल एस्पेक्ट कैसे नहीं बता रहा है? सेकंड पॉइंट तो बी पार्ट आप कह रहे हो गलत है, बी तो करेक्ट हुआ ना आपके पास में, नॉट करेक्ट बताना है ना आपके पास में। ग्रुप इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम्स, सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो मतलब वो बता रहे हैं हमें कि जो ग्रुप इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम है आपके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो भी तो ट्रू हुआ ना, अलग अलग नहीं कर रहे ना। नेक्स्ट कहता है, इट proposes that there is an inborn tendency among persons that directs them to actualize their inherited nature। सी। नेक्स्ट, biological and security needs are commonly found among human beings in all cultures. These needs are also known as dash needs by Maslow। सोशल सर्वाइवल कहा था मैस्लो ने। क्या क्यों पढ़ना था ना। फिफ्थ, why do people in hunting, gathering and agriculture societies develop and display different personality patterns? Because of different economic pursuits and concerns. Very good, option B। Next, upon being assessed, children belonging to the Breher society are most likely to exhibit the following personality attributes। Okay, will they show independence? ठीक है, इंडिपेंडेंस शो करेंगे। वन, ओके। ऑटोनॉमी, ओबीडियंट टू एल्डर्स, ओबीडियंट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अभी ऑटोनॉमी का बताया था ना, मतलब विदाउट हेल्प ऑफ एल्डर्स, अपने आप से करेंगे, अपना जो सिचुएशन में जैसा सही लग रहा है। तो ओबीडियंट जरूरी नहीं है कि कहा कि भाई चलो भैया के साथ जाओ, फिर दिखा भैया शेर के रास्ते पे चल रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपने रास्ते जाऊंगा तो अपने रास्ते जाता हूँ, नॉट ओबीडियंट। अचीवमेंट ओरिएंटेड, यस। तो 1 2 4, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अगेन एक पिक्चर, विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट इज बीइंग डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर? कौन सा टाइप? प्रोजेक्टिव टेक्निक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टेस्ट? इनमें से कौन सा नहीं है? It reveals unconscious mind. It can be conducted only on an individual basis. Interpretation is objective. Stimuli is, interpretation is objective हुआ ना आपके पास में, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव, जो इंटरप्रिटेशन है मतलब जो आप उस पिक्चर से ले रहे हो वो किसी ऑब्जेक्टिव से नहीं हम ले रहे ना, हम तो सिर्फ अपना मियर देखेंगे ना, नो गोल नो ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टेस्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। Yes, thematic appreciation test. Next, which of the following statements are not true of this test? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट थीमेटिक के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। Which one?
6 नहीं, कहता है फर्स्ट फेज कॉल परफॉर्मेंस पेपर, द सब्जेक्ट्स आर शोन द कार्ड्स एंड आर आस्क्ड टू टेल व्हाट दे सी इन ईच ऑफ देम। मुझे बताओ थीमेटिक टेस्ट क्या होता है, व्हाट इज थीमेटिक टेस्ट? अरे बता ना बेटा क्या करते थे थीमेटिक टेस्ट में, मुझे पता तो चले तू क्या सोच रहा है। अभी ऊपर हमने किया था, मॉर्गन मूरे ने इसको डेवलप किया था, जिसमें कि आपके पास में 30 ब्लैक और व्हाइट कार्ड पिक्चर्स होती हैं आपके पास में, और एक ब्लैंक कार्ड होता है आपके पास में। हर एक कार्ड जो है वो आपके पास में एक या एक से ज्यादा सिचुएशन को बताता है और हर एक पिक्चर कार्ड पे प्रिंट होती है। तो जो कार्ड्स है आपके पास वो अडल्ट मेल या फीमेल्स या बॉयज और गर्ल्स के बीच में यूज किए जाते हैं। हर एक कार्ड आप एक टाइम पे देंगे बंदे को, और उसको कहा जाता है कि भाई इसमें जो पिक्चर बताई गई है उसमें क्या सिचुएशन है वो बताओ। तो कहता है in the first phase called performance proper, the subjects are shown the cards and are asked to tell what they see in each of them। बताओ सबसे पहले क्या इसे परफॉर्मेंस पेपर कहेंगे? इंक ब्लॉट टेस्ट में होता है वो परफॉर्मेंस प्रॉपर। इंक ब्लॉट टेस्ट के 2 स्टेप्स होते हैं, परफॉर्मेंस प्रॉपर एंड इंक्वायरी। तभी तो मैंने बोला बताओ मुझे सबसे पहले क्या इसे परफॉर्मेंस प्रॉपर कहेंगे। कार्ड से और उसमें क्या है वो पता चलना है, ये बताना है, वही चीज है, पर उसको कह रहा है परफॉर्मेंस प्रॉपर कहते हैं। नो, परफॉर्मेंस प्रॉपर तो रिसर्च का इंक्लॉक टेस्ट होता है आपके पास, तो 1 इज रॉन्ग। कहता है सेकंड फेज इज कॉल्ड इंक्वायरी, अभी बता दिया आपको। ये तो इसका है आपके पास में, अब तुझे नींद आने लग गई है। तो ऑप्शन बी इज द करंट आंसर, थर्ड एंड फोर्थ आपके पास। 1 एंड 2 हमें गलत बताने सही बताने, हमें गलत बताना है, तो 1 एंड 2 आर गलत, मतलब ए आंसर है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको आखिरी करते हैं, फिर कल करेंगे इसके लॉन्ग वाले। मुझे इसमें दिखा के जाना भी कितने गलत हैं आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रॉबैक ऑफ दिस टेस्ट, कहता है इनमें से कौन सा इस टेस्ट का ड्रॉबैक नहीं है। अब बताइए। रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, ये तो ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर किसी पर्सन के पास में वो स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है कि हाउ टू शो द कार्ड फॉर हाउ मच टाइम यू हैव टू शो द कार्ड, एंगल ऑफ कार्ड क्या होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए कि सामने वाला सही से पिक्चराइजेशन कर सके, फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है कुछ और आप अपने अलग सिनारियो से एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आप हमेशा उसको गलत ही बताएंगे। तो प्रॉपर ट्रेनिंग तो चाहिए। नॉट अ ड्रॉबैक बोल रहे ना, तो ये तो ड्रॉबैक है। इट हैज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग। यस, होती है रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग के बीच में, कि भाई आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्शलिटी कर दो कि ले तुझे 2 मिनट के लिए एक्स्ट्रा देनी हो, चुपचाप देख ले, तो रिलायबिलिटी नहीं रहेगा। डिसएडवांटेज है, इट हैज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, कहता है वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन के साथ में प्रॉब्लम है। सेम रिलायबिलिटी है तो वैलिडिटी तो होगी। इट इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ असेसमेंट, ये डिसएडवांटेज नहीं है। असेसमेंट हमें हमारे पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो, कैसे भी हो, जस्टिफाइड होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेजर ऑफ असेसमेंट, दैट इज डी इज नॉट अ डिसएडवांटेज, ये एडवांटेज है। आइडेंटिफाई द स्टिमुलाई दैट आर यूज्ड इन सच काइंड्स ऑफ टेस्ट, पिक्चर कार्ड्स। अब आया ना, अभी रुक जा सोना, आज तो तुम सारे के सारे कुटोगे मेरे से। चलो ठीक है, इसके हम अब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस